हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपी 2011 का क्वेश्चन सीडीपी का सॉल्व कराएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। अति सक्रिय मतलब मोर एक्टिव, जो दूसरे बच्चों को भी परेशान करेगा और खुद भी बैठ के अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा। तो उस बच्चे को सही दिशा में लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे? नहीं, पहली पंक्ति में वो बैठेगा ही नहीं। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। कक्षा के कोने में भी नहीं बैठेगा, अति सक्रिय है तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। हाँ, वो उसे अगर किसी काम में व्यस्त रखेंगे तो वह कक्षा को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणता आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूह, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग व्यवहार के लोग के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो उनका जो आवृत्ति है वो उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर आधारित करेगी कि उनके समकक्षियों के आवृत्ति पर, कि दूरदर्शन के प्रभाव से, उनके सहोदरों के? नहीं, जो भी बच्चा अपने परिवेश में सीखता है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार के लोगों से सीखता है, उसका व्यवहार भी उसी तरह ही होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब आप एक शिक्षक हैं, आपके क्लास में 2 मंदबुद्धि भी बालक आ गए। सभी प्रतिभाशाली बालक तो आएंगे नहीं, कुछ मंदबुद्धि, कुछ मूढ़ बालक और कुछ प्रतिभाशाली भी आएंगे। तो आप एक शिक्षक हैं तो आपका एक दायरा बनता है, एक आपका कर्तव्य बनता है कि आपको सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। अगर आप ग्रहण करने से इनकार करते हैं तो आप शिक्षक हैं ही नहीं, प्रधानाध्यापक की कोई इसमें भूमिका ही नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। हाँ, कि हम जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनको हम ऐसा कौन सी तकनीकी का प्रयोग करें जिससे हम उन्हें अच्छी तरीके से सिखा सकें। अब इसमें सी ऑप्शन चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न, क्या उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वह शिक्षण देने की ज़रूरत ही ना पड़े? तो जब शिक्षण देने की ज़रूरत ही नहीं है तो वह शिक्षक ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि उनका अधिकारियों के साथ संपर्क होगा तो वो कभी विद्यालय जाएगा ही नहीं। फिर उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अपने विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभाव होता है। संवेगात्मक समायोजन किससे होगा? व्यक्तित्व निर्माण से? हाँ होगा। कक्षा शिक्षा में? हाँ होगा। अनुशासन में? हाँ होगा। उपयुक्त सभी में होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट किसमें खुश हैं, किसमें खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। आप श्यामपट्ट पर लिखते जा रहे हो, पीछे बच्चे चिल्लाते जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। कहानी कहना चाहिए, आप कहानी सुना रहे हो, बच्चे अपना अपना कहानी एक दूसरे से सुना रहे हैं, ये भी नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। चर्चा करेंगे तो वो भी अपनी, आप किसी भी घटना या किसी भी कहानी, किसी पे भी चर्चा करेंगे तो बच्चे भी उसमें रुचि लेंगे, बच्चे भी उस पर अपना अपना जो भी घटना या किसी भी चीज़ के बारे में वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में खेलना क्यों उचित है विद्यार्थियों का? या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? कोई बच्चा विद्यालय आता है तो वो पहलवान बनने के लिए तो आता नहीं है। शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा।
अब विद्यालय में खेलने आया है, खेलने तो आया नहीं कि शिक्षकों का काम आसान करेगा। समय बिताने में सहायक नहीं, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करने के लिए सहयोग होगा एवं शारीरिक संतुलन का भी विकास होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है जहाँ से बच्चे सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो लेकिन हम जो विद्यालय से सीखते हैं वो तो एक तरह की औपचारिक शिक्षा हुई, जिसमें एक नियम कानून के तहत सिखाया जाता है। सभी बच्चे बैठते हैं, टीचर के आने पे खड़े होते हैं, फिर अपना कोई भी टीचर 40 मिनट का 35 मिनट का टाइम लेता है, समझाता है, तो उस नियम के अनुसार चलना होता है विद्यालय में। लेकिन एक परिवार एक ऐसा साधन है, सीखने का एक ऐसा साधन है कि कुछ भी हम अपनी माँ से सीख रहे हैं, कुछ भी अपने पापा से सीख रहे हैं, तो ये चीज़ इसमें अनौपचारिक हो गया। इसमें किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं, हम लेटे हुए भी सीख रहे हैं, हम बैठ के भी सीख रहे हैं, हम देख के भी सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अब आप सामाजिक मूल्य, आप एक शिक्षक हैं, अब विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों में कैसे विकसित करेंगे? महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, तो वो भी किताबों में भी लिखा है, वो पढ़ भी लेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा, अनुशासन एवं अनुभूति को विकसित करके, आप बहुत अनुशासित हो जाए, कोई बच्चा अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तब भी बच्चे सामाजिक मूल्य क्या कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आदर्श रूप से बर्ताव करके, हाँ, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, तो आदर्श रूप से बर्ताव इसका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे तो कोई बच्चा कक्षा में आएगा ही नहीं। दूसरा, समयानुवर्ती होना, ये भी कोई बात नहीं, समय पे आप आ गए, शिक्षक हैं, कोई बच्चा है ही नहीं, क्या पढ़ाएंगे? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। एक सुवक्ता होना, अच्छा वक्ता बहुत बोल ही रहे हैं लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ, विद्यार्थियों की जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसे दूर कर लेते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं। तो 10 का सी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के रूप में के बारे में तो किसी वस्तु या घटना के बारे में हम तर्क लगा सकते हैं, तर्क लगा के सीख सकते हैं, तो वो तो मूर्त क्रियात्मक है। संवेदी क्या है? जो सेंस ऑर्गन हमारे होते हैं, सेंस ऑर्गन से सीखता है बच्चा, हाथ पैर नाक कान से चीज़ें सीखता है, तो वो संवेदी हो गया। औपचारिक क्या है? 2 से 7 साल के बच्चे हैं, इसमें औपचारिक में पूर्व क्रियात्मक क्या है? जो भी चीज़ें पूर्व क्रियात्मक में रहेगा कि 7 से पूर्व क्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष के बच्चे रहेंगे, जिसमें जैसे निर्जीव वस्तुएं भी उसे दिख रही है, उसमें सजीव का चिंतन करने लगता है। जैसे निर्जीव वस्तुओं में जैसे गुड़िया है, तो उसे लगेगा गुड़िया को खिलाना पिलाना सुलाना, तो उसे लगेगा कि ये जीवित है, तो ये हो गया पूर्व संक्रियात्मक। अब मूर्त संक्रियात्मक क्या है? मूर्त में जैसे जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उसमें हम तर्क कर सकते हैं, उसमें हम अंतर बता सकते हैं, तो ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक। तो ये जब हम तर्क कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मूर्त क्रियात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों में जो बौद्धिक विकास का पहचाना गया था, तो उसमें तो पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर या संज्ञानात्मक ही जीन पियाजे का ही है, तो ये पियाजे हो गए। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे, वयस्क ना हो, अल्प, अल्प मतलब छोटा, छोटे बच्चों को हम जो है छोटे बालक को अधिगम में अभिभावकों की क्या विशेषता होगी? अभिभावक उसमें क्या कर सकते हैं? निषेधात्मक, कोई भी काम को बार बार मना करना, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो ये भी नहीं है। और
संवेदना जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं छोटे बालकों में, उदासीनता की कोई मतलब नहीं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अग्र ये क्या है, अग्र तारकीय, अग्र सक्रिय, सॉरी अग्र सक्रिय, अग्र सक्रिय, ये ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाएगा, कहाँ पे उसका बौद्धिक विकास होगा, खेल के मैदान में होगा या विद्यालय कक्षा में होगा या ऑडिटोरियम में होगा या घर में होगा। तो विद्यालय में और एवं कक्षा में होगा, क्योंकि वहाँ उसे खेलने, बोलने, उठने, बैठने सारे चीज़ का वो ज्ञान सीख रहा है, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से होगा। तो 14 का बी ऑप्शन सही है। अब आएंगे 15 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को नहीं, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरवता। तो देखो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तभी तो पता चलेगा, अनुप्रेरित करेगा, शिक्षण को अनुप्रेरित करेगा, विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो एक प्रेरणा मिलेगी। तो इसका सी ऑप्शन सबसे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बारे में होते हैं, ये के बराबर होते हैं, ये ऑप्शन है। और ये तो गलत है। बी ऑप्शन है हमारा, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी गलत है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन प्रतीक्षा, ये भी गलत है। अब बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि, ये सही है। बचपन क्या है, बचपन क्या है, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक से अधिक परामर्श दिया जाता है। क्या बच्चों को बोलने का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा? नहीं, ये गलत है। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ये भी गलत है। निम्न कोड के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, नहीं, ये भी गलत है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों से कहना, ये सबसे सही है। कि जैसे कोई हमारा एग्ज़ाम रहता है तो उसके पहले एक प्रैक्टिस पेपर होता है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके पहले प्री बोर्ड होता है। तो इसमें यही है कि जैसे एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन, समान प्रकार के क्वेश्चनों को छात्रों को उसकी प्रैक्टिस कराना। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर कौन सा होगा? जहाँ डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे लोग, मारपीट वाले घर के बच्चे होंगे, माँ बाप में, भाई बहन में, सब में लड़ाई झगड़ा होता हो, सब एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोलते हो, तो वो असंगठित घर हो गया। अब बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, नहीं, स्वतंत्रता अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, उसमें वो स्वतंत्रता अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देखते हैं कि एक छात्रा बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट हैं? हाँ, वो बहुत बुद्धिमान है, मैं संतुष्ट हूँ, एक शिक्षक हूँ, ये गलत है। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करना, उसे मोटिवेट करना कि वो और अच्छा कर सकता है, ये सबसे सही ऑप्शन है। अब अभिभावक को सूचित करना, ये भी गलत ऑप्शन है। तो 19 का सी सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे?
अब चित्तवृत्ति में नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे? नहीं। उन्हें उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए, उन्हें बाहर जाने के लिए कह देंगे? ये भी गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे? नहीं, ये भी नहीं सही है। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ये सही है। उनकी रुचि भी देखेंगे, क्योंकि शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्युक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट श्रव्य साधन है। क्या श्यामपट्ट में हम लिखते हैं तो सुनाई दे जाता है? नहीं। दृश्य साधन है? हाँ, दिखाई देता है। जब हम श्यामपट्ट में कुछ लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, तो हमें दिखाई देता है। दृश्य श्रव्य, दिखाई और बोलना दोनों नहीं होता। श्यामपट्ट में सिर्फ लिखा जाएगा तो सिर्फ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन सही है। अब 22, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से श्यामपट्ट पर लिखना, आप अच्छे शिक्षक हैं, आप बढ़िया सा लिख लेते हैं, खूब अच्छी राइटिंग है आपकी, तो ये भी गलत है। प्रश्नों को हल करना, आप प्रश्नों को अपने हिसाब से हल कर डालें, नहीं। सिर्फ यही नहीं, प्रश्न पूछना, हाँ, ये भी नहीं। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका एक ऑप्शन नहीं सही होगा। अगर आप शिक्षण में कुशल हैं तो आपको श्यामपट्ट पर लिखना भी आता हो, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ बोलकर नहीं सिखाई जाती, कुछ चीज़ें लिखकर भी सिखाई जाएंगी, तो लिखना भी आता हो, अब प्रश्न को हल करना भी आता हो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका उत्तर भी दे सको। बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको उसका उत्तर नहीं आता, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं, शिक्षण में कुशल नहीं हैं। प्रश्न पूछना ये भी आता हो आप तो ये 22 का डी ऑप्शन सही होगा कि कुछ शिक्षण कुशलता पूछ रहा है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो इसमें 22 का डी सही है। अब 23 नंबर पे चलते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ये तो गलत है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, हाँ, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन 23 का सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति, ये तो फ्रॉबेल है, इसमें आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप एक शिक्षक हैं और आपसे अभिभावक कभी मिलने नहीं आता, तो आप बच्चे को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उपेक्षा करेंगे उसकी, गलत ऑप्शन है। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी गलत है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और उनके बच्चे का रिजल्ट, वो कैसा पढ़ाई में है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा आचरण है, सब के बारे में उस अभिभावक से चर्चा करेंगे। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि, तो शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों की कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ये गलत है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, ये भी गलत है। वृद्धि एवं विकास, हाँ, शिक्षण में खेल विधि क्यों होती है? जिससे विकास और वृद्धि दोनों सिद्धांतों पर ये चले। तो इसका 26 का सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया इसमें है, तो डिसलेक्सिया इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग विकार है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो डिसलेक्सिया मतलब इसमें हो जाएगा पठन से संबंधित विकार है। तो अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं दूसरे समान बच्चों के साथ, हाँ, जो ज़रूरतमंद भी हैं तब भी सबको समान रूप से समझा जाना चाहिए। विशेष
विशेष विशेष विशेष तीनों में कट हो गया, क्योंकि विशेष इसमें कोई मतलब नहीं रखता। शिक्षक के लिए बाल केंद्रित शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी समान रूप से हैं, उसमें कुछ विशेष नहीं है। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ भी उनके भी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो 28 का ए ऑप्शन सही है। अब 29 नंबर आ गया। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन कब होगा? सीखने वालों की स्मृति। स्मृति मतलब होता है याददाश्त। तो मोटिवेट होगा कोई तो उसकी याददाश्त तेज नहीं होगी। पुराने अधिगम से नए अधिगम को अलग, जो पहले सीखा उसको नए वाले से अलग कर देना, ये भी नहीं। एक दिशीय एक डायरेक्शन में सोचना, ये भी गलत है। नए सीखने वालों में अधिगम, ये वाला ऑप्शन सही है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने में मोटिवेशन से क्या होगा? उसमें नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई भी आदमी कुछ भी काम शुरू कर रहा है, उसको कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करिए, भैया बहुत अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा, तो उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये हो गया 29 का डी ऑप्शन सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, न्यून दृष्टि मतलब जिसे कम दिखाई देता हो, तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए। मान लो कुछ गलत कर दिया, नहीं, उसे कम दिखाई देता है, उसने गलत लिख दिया, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। वहाँ पे हमें दया धर्म तो दिखाना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर इसमें है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता। अब माता पिता पढ़ाई कर लें उसकी जगह पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है। फिर सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता, ये ऑप्शन सही है। उसे ऑडियो सीडी, ज़रूरतमंद बच्चा है तो उसकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए उसको ऑडियो सीडी के ज़रिए उसको पढ़ाना चाहिए, उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है इसका। आज के लिए बस इतना ही। ये 2011 का पेपर था, हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले में हम कोई नेक्स्ट ईयर का पेपर लेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।